हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लक्ष्य एकेडमी असंत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने जिक्र किया था। आज हम उससे नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। जो फ्रेंड्स नहीं देख पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो जल्दी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास, हड़प्पा सिविलाइजेशंस। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके नामकरण का हमने जिक्र किया था। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता इतनी फेमस क्यों है? कहते हैं कोई भी सभ्यता, कल हमने बात की थी या लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था कि कोई भी सभ्यता किसी भी नदी के किनारे पनपी है, चाहे वो चीन की सभ्यता रही, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही, चाहे वो हमारी वो हड़प्पा सभ्यता रही। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है इसकी नगर योजना के कारण। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसकी जो नगर योजना है वो बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी फेमस है। इसके जो मकान भवन बनाने का तरीका था, सड़कें बनाने का तरीका था, या स्नान घर बनाने के तरीके थे, या फिर नालियाँ बनाने का तरीका था, वो बेस्ट था। ग्रिड पद्धति से ये मकान बनाए गए थे, ग्रिड पद्धति से। सबसे पहले हम बात करते हैं नगर योजना, भवन। इसके भवन जो थे, भवन जो मकान बनाए गए थे वो खुले और हवादार होते थे। बनाने का तरीका लगभग इस प्रकार से था कि एरिया, ज़मीन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे और बीच में आंगन छोड़ा जाता था। हर एक घर में कुएं जो रखे जाते थे, पीने के पानी की व्यवस्था थी, और स्नान घर हर एक घर में मिला है हमें। कहते हैं अकेले मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के अवशेष मिले हैं खुदाई से। अकेले मोहनजोदड़ो से। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कंपटीशन टेस्ट के लिए भी। वैसे +2 क्लास में भी मोस्टली 1 नंबर के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस, उनमें 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिया था कि मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के अवशेष मिले हैं। 700 कुओं के अवशेष मिले अकेले। इसका अनुमान है कि प्रत्येक घर में पीने के पानी की व्यवस्था थी कि उन्हें कहीं दूर पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता था। खुले और हवादार होते थे, खिड़कियाँ थी, रोशनदान थे, ताकि हवा का आने जाने का प्रबंध था, और पर्याप्त रोशनी का प्रबंध होता था ताकि रात के समय भी वहाँ अंधेरा ना हो। भवन। दूसरा, विशाल स्नानागार या विशाल इमारतें। विशाल ऐसी जगहें जहां लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हों। मोहनजोदड़ो में जो हमें खुदाई से 2 बड़ी बिल्डिंग्स मिली, इमारतें मिली हैं। एक तो इसका स्नानघर और एक इसका अन्नागार। अन्नागार मतलब अनाज को स्टोर करने वाला। अनाज को उस समय के लिए स्टोर किया जाता था जब कोई विपदा आ जाए। वहाँ अगर विपदा आ गई तो उस अनाज को जनता के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था, उसे अन्नागार कहा गया था। और ये 2 इमारतें इस सभ्यता की सबसे बड़ी देने हैं। इन स्नानघर से, विशाल जो स्नानघर मिला है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग सामूहिक इकट्ठे होते होंगे, क्योंकि स्नानघर जब प्रत्येक घर में मिला है तो यहाँ स्नानघर का तो कोई जरूर जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब इतना बड़ा स्नानघर मिला है, इसका साइज दिया गया है 11.88 मीटर लंबाई है इसकी, 7.01 मीटर चौड़ाई है इसकी, और 2.43 मीटर गहराई है इसकी। ये इसका साइज दिया गया। यहाँ से कई बार इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो स्नानघर मिला है उसकी लंबाई कितनी थी, या चौड़ाई कितनी थी, या गहराई कितनी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो जाता है, तीनों चीज़ें। इतना बड़ा स्नानघर मिला है तो इसका मतलब क्या है? किसी स्पेशल ओकेजन पर, किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय पर, या किसी सामूहिक स्नान जब करना होता था तो लोग इकट्ठे होते होंगे और वहाँ स्नान करते होंगे। फिर अन्नागार की बात करें, जो अनाज स्टोर करने की जगह थी, उसके बारे में कहा गया 45.72 मीटर लंबाई है उसकी, और 22.86 मीटर चौड़ाई है उसकी। कहते हैं 27 कमरे मिले हैं इसमें, 27 कमरे जहाँ अनाज को स्टोर किया जाता था। अकेले मोहनजोदड़ो की बात है, और ऐसे स्नान बहुत ऐसे अन्नागार हर जगह मिले होंगे। क्यों? कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो हमारे लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था कि 1500 के करीब केंद्र खोजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से 6-7 केंद्र ऐसे हैं जो प्रमुख हैं, जिन्हें महानगर कहते हैं। जैसे आज के दौर में हम लोग 4 बड़े महानगर की बात करते हैं भारत में, इसमें भी वो 6 बड़े महानगर रहे। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, कालीबंगन है और बनावली है।
ये बड़े केंद्र हैं इसके। फिर आता है सड़कों की बारी। सड़कें, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की बात की गई थी। सड़कें इस प्रकार से बनाई गई थी कि मानो एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, हवा किधर से भी गुजरे तो गंदगी को अपने साथ बहा कर ले जाती थी। सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी मोस्टली, क्योंकि जो मकान बनाए गए थे वो ग्रिड पद्धति से बनाए गए, और ग्रिड पद्धति का मीनिंग है जाल के माध्यम से बनाए जाते थे, ताकि क्रॉसिंग एक गली में जाने के बाद हमें अगर वापस कोई घर ना मिले या दूसरी गली में जाना हो तो हमें वापस आने की जरूरत नहीं थी, क्रॉस कर सकते सीधा उसको। ये समकोण काटे गए थे एक दूसरे पर। ये थी इनकी सड़कों के बारे में बात की जाए। अब बात करते हैं इनकी नालियों के बारे में। व्यवस्था थी नालियां। नालियां जो थी इनकी, नालियां पक्की बनाई गई थी, चूने से बनाई जाती थी। मोस्टली इनके भवनों के बारे में बात करें, इनकी बात अनाकार की बात करें, सड़कों की बात करें, ये मोस्टली पक्की बनाई जाती थी ताकि बारिश के दिनों में ये यूजेबल हो, बारिश के दिनों में भी इनका प्रयोग किया जा सके। नालियों के बारे में बात की, घर का जो गंदा पानी था वो गलियों की नालियों में निकाला जाता था। गलियों का जो गंदा पानी था वो गाँव के बाहर जो ड्रेनेज सिस्टम था उनमें डाला जाता, फिर वो बाहर जाकर कहीं, जैसे आज सीवरेज सिस्टम है उस समय भी वो ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ डाल दिया जाता था। ये नालियाँ, गांव की नालियाँ ढकी होती थी, कवर होता था, उनके अंदर गंदगी नहीं जा सकती थी। सड़कों पर, गलियों में विशेष रोशनी के प्रबंध होते थे। शाम के समय वहाँ मसाले लगा दी जाती थी। इस प्रकार के प्रबंध थे कि वहाँ ये सभ्यता आज की सभ्यता का मुकाबला कर सकती है। इसीलिए कई बार हम लोग बात करते हैं कि कुछ चीज़ें आज हम जो अपना रहे हैं वो हमने हड़प्पा सभ्यता से सीखी हैं। ठीक है, ये था इसका नगर योजना के बारे में। अब बात करते हैं उस समय के लोगों का जीवन यापन कैसा था। सामाजिक जीवन की बात करें, धार्मिक जीवन की बात करें, आर्थिक जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात भी कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन सब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाए कि उस समय कोई राजा होता होगा। लेकिन हम मानते हैं कि उस समय राजा था, तभी तो इतनी ये व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। राजा के बगैर तो सुव्यवस्थित हो ही नहीं सकता कुछ भी। हम इनकी बात करेंगे। सामाजिक जीवन, परिवार, सबसे बड़ी व्यवस्था जो थी परिवार के बारे में बात करें, ये सामाजिक व्यवस्था का आधार जो था परिवार था। और उस समय परिवार इंडिविजुअल नहीं थे, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार एक जगह इकट्ठे रह सकते थे। कहते हैं हमें खुदाई से बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले जिसमें स्त्रियों की मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं। स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली है। इससे अनुमान लगाया गया कि उस समय स्त्रियों की सत्ता होती होगी, स्त्रियों का बड़ा पूजनीय स्थान रहा होगा। इसलिए इस हर सभ्यता के अंदर जो परिवार होते थे वो मात्र सत्तात्मक होते थे। ये क्वेश्चन मोस्टली कई बार रिपीट हो चुका है और हर टेस्ट मोस्टली पूछ लिया जाता है। +2 के एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए मल्टीपल चॉइस में, कि हड़प्पा सभ्यता के परिवार कैसे थे। जैसे आगे चलकर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में परिवार जो थे वो पितृ प्रधान परिवार हो गए थे। इसमें मात्र सत्तात्मक परिवार थे, इनमें माता की सत्ता प्रमुख थी। परिवार कैसे थे इसमें? मात्र सत्तात्मक। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक वर्ग। जो समाज था हमारा आज भी है। आज हम बात करते हैं ऊंच नीच की, गरीब की। उस समय बात की जाती थी वर्ग, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। जैसे हमने वैदिक सभ्यता में बात की थी, उत्तर वैदिक काल में हमने बात की थी कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इससे पहले इनके नाम कुछ और रखे गए थे तो वही, लेकिन उनके नाम थे, उनको मॉडरेट किया गया, चेंज किया गया बाद में। विद्वान कह लें, ब्राह्मण कह लें, या इसको पुरोहित भी कहा गया था। क्योंकि हड़प्पा, शायद आपको याद हो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हड़प्पा नामक स्थान से हमें एक मूर्ति मिली थी, पुरोहित राजा की मूर्ति। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग थे उस समय समाज में। समाज जो था हमारा 4 वर्गों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भोजन। उस सभ्यता के लोगों का भोजन कैसा था? उस सभ्यता के लोग दोनों प्रकार का भोजन करते थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। क्योंकि इसमें हमें जो फसलों के अवशेष मिले हैं, कहते हैं कि 9 प्रकार की फसलों के अवशेष हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, कि इस सभ्यता में 9 फसलों का आवागमन होता होगा या उपजाते होंगे। पशुओं के बारे में, पशुओं के अवशेष मिले, बहुत सारी हड्डियां मिली हैं हमें, खुदाई से अवशेष में हड्डियां मिली हैं। इसका अनुमान क्या है कि ये लोग मांस मछली के शौकीन होंगे। खासकर मछली की बात की जाए
क्योंकि लैंग्वेज में भी जो हम बात करेंगे आगे आगे चलकर कि लिपि की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की लिपि, उसमें भी ये इस लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा गया, चित्र में या भावात्मक लिपि कहा गया। क्यों? और इसमें जो 375 से लेकर 400 चिन्ह ऐसे मिले हैं जो लिपि में प्रयोग किए जाते, लेखन कला में प्रयोग किए जाते थे, और इसमें सबसे ज्यादा बार मछली का चिन्ह प्रयोग किया गया, 20 बार लगभग। भोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पशु पाले जाते थे, भेड़, बकरी, ऊंट, जो रखवाली के लिए भी, और दूध देने वाले, ऊन देने वाले, क्योंकि आगे हम बात करेंगे वस्त्र, क्योंकि ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे मोस्टली। पुरुष और स्त्री दोनों वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। पुरुष नीचे धोती टाइप बांधते थे और ऊपर साफा वगैरह रखते थे, स्त्रियां अपने ऊपरी शरीर पर एक चादर रखती थी। वस्त्र की बात करी, सूती वस्त्र की बात करी, सूती कपास की बात कर सकते हैं, जो आज हम कपास की बात करते हैं, सूती वस्त्र की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी देन आज हमें कपास की है। कपास उगाना सिखाया था हड़प्पा सभ्यता ने, इससे पहले कपास के बारे में नहीं जानते थे हम। उसके बाद आभूषण, आभूषण भी इस समय के लोग आभूषण के बड़े शौकीन थे। आभूषण प्रत्येक प्रकार के बनाए जाते थे, वो पत्थर से भी बनाए जाते थे, सैलखड़ी पत्थर है, चट पत्थर है, या जैस्पर है, कार्लिनियन है, या फिर सोने चांदी की धातु के बनाए जाते थे, हाथी दांत से बनाए जाते थे। लेकिन ऐसे आभूषण जो कीमती होते थे वो अमीर लोग डालते थे, क्योंकि हमने हड़प्पा सभ्यता में एक मोहनजोदड़ो में 2 शहरों की बात की थी, 2 दुर्गों की बात की थी, एक तो ऊपर का दुर्ग और एक नीचे का दुर्ग। ऊपर के दुर्ग में अमीर लोग रहते थे और नीचे के दुर्ग में गरीब लोग रहते थे। इसी प्रकार से आभूषण भी यही थे, गरीब लोग हड्डियों से बने वस्त्र डालते थे और अमीर लोग सोने चांदी या हाथी दांत से बने वस्त्र आभूषण डालते थे। मृतकों के संस्कार, इस समय भी मृतकों के संस्कार के जो तरीके थे वो 3 तरीके अपनाए जाते थे। मृतकों को संस्कार करने के लिए 3 प्रकार के तरीके अपनाए गए थे। कौन कौन से? पहला, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा, अर्ध समाधिकरण, मीन्स लाश को जंगल में फेंक देते थे पशु पक्षियों के पेट भरने के लिए, जब उसके अस्थि पिंजर बच जाते थे तो उन्हें दफना दिया जाता था, इसे कहा गया था अर्ध समाधिकरण। और उसके बाद था तीसरा, जो हमारा मेन था, आज भी हम लोग करते हैं, जलाना, पूर्ण रूप से लाश को जला देना। इस समय मृतकों के संस्कार के जो तरीके अपनाए गए थे, इस समय भी लोग अंधविश्वासी थे। आगे हम धार्मिक उसमें बात करेंगे। अंधविश्वासी थे, क्यों? क्योंकि इस समय जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने की उम्मीद नहीं किए हुए थे। इस समय ये मानते थे कि जो व्यक्ति मर जाता था उसने जीवन में जो वस्तुएं प्रयोग की हैं या उसके साथ वो वस्तुएं दफना दी जाती थी कि अगले जन्म में ये वस्तुएं इसे मिल जाएंगी। ये इसके संस्कार के तरीके थे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग धार्मिक जीवन, धर्म से संबंधित। इस सभ्यता के लोग कैसे धर्म के बारे में बात करते होंगे, जैसे आज हम बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की, लेकिन इस समय सभ्यता के लोग कैसे धर्म की बात करते? क्या उस समय धर्म था? लेकिन धर्म नहीं कह सकते, लेकिन पूजा पद्धति तो उस समय भी थी, क्योंकि जब अंधविश्वासी थे तो इसका मतलब पूजा पद्धति थी। और पूजा पद्धति में देवी माँ की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी गई थी, क्योंकि स्त्री को संसार का रचयिता कहा गया था, सृजनकर्ता कहा गया था। और इसमें कई जगह पत्थर पे छल्लों के निशान मिले हैं, छल्ले और रगड़ के निशान मिले हैं, लिंग के रूप में पूजा जाता था, इसीलिए इसको देवी माँ की पूजा श्रेष्ठ मानी गई थी। कई जगह हमें पत्थर के ऊपर धुएं के प्रमाण मिले हैं, काला हुआ मिला है धुएं के प्रमाण, वहाँ शायद तेल के अघी के दिए जलाए जाते हैं और कोई ऐसी वो जलाई जाती हो जिससे वो काला हो गया हो। शिव की पूजा, हमें एक मुद्रा पर, एक मोहर के ऊपर एक योगी का चित्र मिला है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए, जिसके चारों तरफ पशु घूम रहे हैं और वो योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सर के ऊपर त्रिशूल जैसा कुछ बना हुआ है। तो हम लोग जब खुदाई से अवशेष मिले तो हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये पशु हैं तो इसके होंगे।
उसे पशुपति कह दिया गया, पशुओं का स्वामी है ये। और पशुपति हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? शिव के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए शिव की पूजा इस काल में प्रचलित थी और प्रमुख थी। कुछ पशु ऐसे थे जो पूजनीय थे और कुछ वृक्ष ऐसे जो पूजनीय थे। अभी हमने बात की योगी की मुद्रा में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, पीपल की पूजा की जाती थी। पशुओं की बात करें, कुबड़ा बैल, कूब निकला हुआ बैल, उसकी बड़ी पूजा की जाती है। और श्रृंग युक्त, सींग युक्त, एक श्रृंग जिसके ऊपर एक सींग जिस बैल के ऊपर होता था, जिस गाय के ऊपर होता था, वो बड़ी पूजनीय मानी गई थी। इसमें श्रृंग युक्त बैल की बात की गई थी, इसमें ये बड़े पूजनीय रहे। पक्षी की बात करें, पशु पक्षी और वृक्षों की बात करते हैं, एक पाखता पक्षी, पाखता पक्षी जिसे हम आम भाषा में गुग्गी कह लें, गुग्गी, डॉग, ये भी पूजनीय था। इस समय के धार्मिक जीवन में जो लोग अपना धर्म के अकॉर्डिंग या साधारण जीवन जी रहे थे, उसमें इनके बारे में बड़ा जिक्र किया गया। और इस सभ्यता की सबसे बड़ी देन आज भी हम, जैसे हमने वस्त्र के बारे में बात किया था ना, कपास इस सभ्यता से हमने उगाना सीखा था। स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है, जिसे आज हम प्रत्येक शुभ कार्य में प्रयोग करते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह है, इस सभ्यता की देन है हमें भाई, इस सभ्यता की देन है स्वास्तिक का चिन्ह। उसके बाद बात करते हैं हम आर्थिक जीवन, आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात करें, इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे, यानी कि वो लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, तो समाज के साथ मिलजुल कर कैसे रहते थे, ये था उनका आपस में धर्म कैसा, पूजा पाठ कैसी करते थे। अब है उनका लाइफ स्टाइल क्या था। अब उनके लाइफ स्टाइल के बारे में अगर बात की जाए, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि था, यानी कि सभ्यता के लोग डिपेंड किस पर थे? कृषि पर डिपेंड थे। और कृषि के बारे में हमने जिक्र किया था अभी, गेहूं है, जौ है, चावल है, कई जगह में जले हुए चावलों के साक्ष्य मिले, भूसी कालीबंगा से मिले, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से हमें। ऐसे ही एग्रीकल्चर इसमें सबसे प्रमुख रोल प्ले करता है। और एग्रीकल्चर इस सभ्यता के आर्थिक जीवन में रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा था। दूसरा आता है पशुपालन, वही हमने पहले भी जिक्र किया था पशुपालन के बारे में, जब हम भोजन की बात कर रहे थे, शाकाहारी और मांसाहारी। जब मांसाहारी की बात आती है तो पशुपालन की बात आती है, क्योंकि दूध, ऊन और मांस प्राप्त करने का स्रोत क्या था इनके पास? पशु था, और पशुपालन किया करते थे। पशुपालन करने के साथ साथ एग्रीकल्चर, दोनों एक दूसरे के साथ चलते थे। ठीक है, फिर आता है उद्योग। कुछ ऐसे उद्योग थे जैसे बर्तन बनाना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाना, मोस्टली रेड कलर का पेंट किया जाता था उन पर। एक इसमें बर्तन आते थे चिकनी मिट्टी के, जो अमीर घरों की शोभा बढ़ाते थे। और उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था, फायांस। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है भाई। हड़प्पा सभ्यता में कीमती पात्र किस धातु के थे, किस चीज के बने होते थे? फायांस। इस समय चिकनी मिट्टी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था फायांस था। आज भी हमारे घरों में मिल जाएंगे चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चाय पीने के जो कप होते हैं, लेकिन उस समय से फायांस कहा गया था। ठीक है, ये बड़े कीमती थे, अमीर घरों में होते थे, गरीब के घर में ओनली मिट्टी के बर्तन मिलते थे। उद्योगों के बारे में बात की हमने। उद्योगों का कुछ सामान ऐसा था जो हमारे यहाँ मिलता था, और कुछ ऐसा था जो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था। जब व्यापार की बात करेंगे, व्यापार और वाणिज्य की बात करेंगे, तब इसमें जिक्र करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास बात करें जैस्पर कार्नियन, कुछ हमारे यहाँ नहीं मिलता, जो मगान, दिलमुन इत्यादि शहरों से मंगवाना पड़ता था हमें। लेकिन तांबा और सोना हमारे भारत में था। तांबा हमें राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से मिलता था। तांबा खेतड़ी नामक स्थान राजस्थान में, तांबा खेतड़ी में मिलता था राजस्थान के शहर में, और सोना दक्षिण भारत से मंगवाया जाता था भाई। उसके बाद नाप तोल की प्रणाली क्या थी भाई? नाप तोल की प्रणाली, जैसे आज हम बाट का प्रयोग करते हैं, तराजू का प्रयोग करते हैं, उस समय भी तराजू थे, नाप तोल की प्रणाली थी। उस समय के जो बाट बनाए जाते थे वो चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्ट पत्थर, चर्ट नामक पत्थर के बाट बनाए जाते थे नाप तोल प्रणाली के अंदर।
और नाप तोल की जो प्रणाली थी वो 16 इकाइयों में बांटी गई है भाई। उनकी 16 इकाइयाँ थी, यानी कि हर बाट एक का दूसरा डबल होता था। अगर एक का है तो 2 का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा, 16 का होगा। इस तरीके से 16 इकाइयाँ होती थी इनकी टोटल। वही आज भी करते हैं। जब व्यापार की बात, सुनार अपना काम करेगा, लोहार अपना काम करेगा। उस समय भी ऐसा था, सुनार के लिए छोटे बाटों का प्रयोग होता था और जो लोहार थे उनके लिए दूसरे बाटों का प्रयोग होता होगा। ये है नाप तोल प्रणाली में। चट पत्थर किसी के लिए प्रयोग किया था, चट पत्थर बाटों के लिए। और दूसरा इसमें मुद्राओं के बारे में अगर बात करें, मोहरों के बारे में थोड़ी बात करें। मोहरें जो बनाई जाती, मुद्राएं बनाई जाती, वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। 1 नंबर के लिए कई बार क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन के लिए भी, और 12th क्लास में भी कई बार इस क्वेश्चन का ऊपर जिक्र होता है। क्या मोहरें किससे बनती थी? सेल खड़ी पत्थर, सेल खड़ी नामक पत्थर से मोहरें बनाई जाती थी भाई, जो बड़ी प्रसिद्ध थी, व्यापक थी। जो पत्थर के जो बाट बनाए गए चट नामक पत्थर के, ये घनाकार होते थे। मोहरें थी, इनका कोई आकार नहीं था। कुछ मोहरें हमें यहाँ बेलनाकार मोहरें मिली हैं। वो क्या अनुमान लगाया कि हमारा किसी ना किसी सभ्यता के साथ कोई व्यापारिक संबंध रहा होगा और उसमें मेसोपोटामिया के अंदर गोल बेलनाकार मोहरें मिली हैं हमें। तो इसका अनुमान है कि हमारे मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध होंगे और वहाँ से हम लोग माल लेते होंगे और माल देते होंगे। हमारी मोहरें भी वहाँ मिली हैं, उनकी मोहरें हमारे यहाँ मिली हैं। ये थी मोहरों के बारे में। थोड़ा सा लिपि के बारे में जिक्र किया था हमने, लिपि के बारे में और थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। लिपि क्या थी इनकी? लिपि लिखने की कला के बारे में बात करें। लिखने की कला दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। चित्रात्मक लिपि कही गई है, भावात्मक कह सकते हैं इसको, यानी कि भावों के जरिए स्पष्ट किया गया था। एक्चुअली इसमें 375 से लगभग 400 के करीब चिन्ह हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से भाषा बनाई गई है, जिन चिन्हों को लिखकर भाषा समझाई जाती है। आज हम पै लिखते हैं तो समझ जाते हैं पै से पानी बन सकता है। उस समय पै की बजाय, पानी की बजाय कोई पानी बहता हुआ दिखा दिया जाता था। चिन्ह है, भावात्मक लिपि थी, भाव से समझ सकते थे। ये इसे भावात्मक कहा। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था, पिक्टोग्राफ। कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भाई, पिक्टोग्राफ। इस लिपि के लिए शब्द प्रयोग किया गया पिक्टोग्राफ। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पिक्टोग्राफ। इस लिपि के अंदर शुरू में हमने बात की थी 20 बार मछली का चिन्ह प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये लोग मछली के बड़े शौकीन रहे होंगे। ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का फिनिश करते हैं आज हम इसे। इससे संबंधित किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।